आज एक कॉमन डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है टाइफाइड। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के अंत में एक कहानी भी दिखाया जाएगा जो कि हमारे सर हैं डॉक्टर जितेंद्र सर, जो कि MBBS किए हुए हैं। तो वो कहानी बनाए हैं, एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा लास्ट में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइफाइड फीवर होता क्या है, टाइफाइड फीवर का रोल क्या होता है, जानते हैं क्या आप? कि टाइफाइड से पूरे साल में, एक साल में 60 लाख लोग मर जाते हैं। एक साल में 60 लाख लोगों की डेथ होती है, जिनमें से 17 मिलियन लोग संक्रमित होते हैं इस टाइफाइड फीवर से। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो यही डिज़ीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ है, अगर आप जान लेंगे तो इससे बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यह होता कैसे है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी, जो कि आपको इमेज में क्लियरली दिख रहा है कि इसका इमेज इस प्रकार होता है। साल्मोनेला टाइफी क्या करता है, आपको आपके शरीर के अंदर जब जाता है तो क्या करता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका इमेज आप देखिए कि साल्मोनेला टाइफी का इमेज कुछ ऐसा होता है। यह एक बैक्टीरिया होता है। दूसरी बात अगर हम करें टाइफाइड फीवर की, तो एनराज लिवर एंड स्प्लीन, यानी कि आंतों का बुखार होता है। यह आंतों का बुखार जो होता है अल्सर इन द इंटेस्टाइन, यानी कि जो इंटेस्टाइन होता है उसमें होल कर देता है। होल करने का मतलब जो आपकी इंटेस्टाइन में भित्ति लगी होती है उसको वो छेद कर देता है, यानी कि होल कर देता है। और आपको जो कि पेट भी खराब हो सकता है, रेस्ट ऑन बॉडी यहाँ पे। और आपको जो है शरीर पर जो है आपको दाने दाने कुछ दिखने लगते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइफाइड फीवर की, मतलब सिम्टम्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यह फैलता कैसे है यह देख लेते हैं। तो यह फैलता जो है फीसल ओरल रूट से, यानी कि दोस्तों जो आप स्टूल बाहर निकालते हैं उससे फैलता है, या फिर प्रॉपर आप हाथ अगर नहीं धोते, हैंड वॉश नहीं करते, तो आपको हो सकता है यह सिस्टमेटिक डिजीज़ है, होता है यह। और फूड और वाटर से आपके अंदर जाता है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी, जो कि मैंने बताया। अब इसके सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सिम्टम्स क्या होता है, स्वेटिंग, यानी कि आपको पसीना आएगा। स्वीविंग, आपको ठंड लग सकती है। हेडेक, यानी कि सिर में दर्द होगा। मसल्स इट्स, यानी कि आपकी मसल्स में दर्द हो सकती है। नॉट फीलिंग हंग्री, यानी भूख आपको नहीं लगेगी। वीकनेस, कमजोरी आएगी। उसके बाद हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो है अपने आप से बातें करने लगेंगे, तो आपको कोई देखेगा तो डर जाएगा, तो ऐसा सब बोलते हैं। हेलुसिनेशन हो गया। हेलुसिनेशन का मतलब ही यही होता है कि अपने आप से खुद बातें करने लग जाना। इरिटेबिलिटी, आपको हेजिकेशन होगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, फील अच्छा नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ से उस कहानी को कंटिन्यूस करना चाहता हूँ। द मिस्टीरियस मैरी, एक मैरी है जो कि रोगवाहक हैं मलेरिया उसका टाइफाइड का स्टोरी है। आप देखिएगा पूरा अंत तक, हमारे सर बताएंगे आपको, डॉक्टर जितेंद्र सर। तो चलिए देख लेते हैं उनकी वीडियो। चार्ल्स हेनरी वॉरेन एक अमीर और प्रसिद्ध बैंकर हैं। वे हाल ही में न्यूयॉर्क से लॉन्ग आइलैंड में एक आलीशान घर में आबसे हैं। नए घर में पूरा परिवार खुश है, पर कुछ ही महीनों में चार्ल्स को लगने लगा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि परिवार के 11 में से 6 सदस्यों को 20वीं सदी के प्रारंभ में गंभीर माने जाने वाली बीमारी टाइफाइड हो चुकी है। यह एक घातक रोग है जिसमें तकरीबन 10% मरीज अकाल मृत्यु को प्राप्त होते थे। लॉन्ग आइलैंड में टाइफाइड एक असामान्य बीमारी थी। यहाँ के डॉक्टर्स जो वर्षों से यहाँ उपचार कर रहे हैं, वे भी
एक ही परिवार में इतने मरीजों को देखकर अचंभे में हैं। चार्ल्स जानना चाहते हैं कि बीमारी का असल कारण क्या है। उन्हें अपने परिवार को लेकर गंभीर चिंता है। वे इस बीमारी के स्रोत को जानने के लिए सैनिटरी इंजीनियर जॉर्ज सोपर को संपर्क करते हैं। जॉर्ज सोपर चार्ल्स के परिवार के हर सदस्य से मिलते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। सोपर को मेरी मेलन को लेकर शंका होती है, जो हाल ही में चार्ल्स के परिवार में भोजन पकाने के लिए नियुक्त हुई हैं। सोपर मैरी मेलन के बारे में पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर कौन है मैरी मेलन और इसका टाइफाइड से क्या संबंध है? इसे आज चिकित्सा जगत में टाइफाइड मैरी क्यों कहा जाता है? मैरी मेलन का जन्म 1869 में वर्तमान उत्तरी आयरलैंड में हुआ था। वे 15 वर्ष की आयु में अमेरिका आ बसी थीं और अपने चाची चाचा के साथ रहती थीं। मैरी मेलन को भोजन पकाने में रुचि थी। बाद में वे अमीर परिवारों और प्रभावशाली परिवारों में कुक के रूप में काम करने लगी। सन 1900 से लेकर 1907 तक मैरी ने न्यूयॉर्क के 7 परिवारों में काम किया। जॉर्ज सोपर मैरी मेलन के बारे में जानकारी जुटाने में प्रयासरत थे। जब उन्होंने मैरी मेलन से मेडिकल परीक्षण कराने का आग्रह किया तो मैरी ने साफ इनकार कर दिया और वे जॉर्ज सोपर पर भड़क उठी। इस घटना ने जॉर्ज सोपर की मैरी मेलन के अतीत के बारे में जानने की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। सोपर ने तय किया कि वे उन सभी परिवारों से संपर्क करेंगे जहां पर मैरी मेलन ने कुक के तौर पर काम किया था। जांच में मालूम चला कि मैरी मेलन ने सन 1900 में न्यूयॉर्क के मॉमरोनक में एक समृद्ध परिवार के लिए काम किया, जहां पर उस परिवार के सभी सदस्यों को टाइफाइड हो गया था। मैरी ने वहां से काम छोड़ दिया और न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक परिवार के लिए कुक का काम करने लगी। कुछ ही दिनों के बाद उस परिवार के भी सभी सदस्यों को टाइफाइड हो गया और परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई। मैरी ने एक बार फिर अपना काम छोड़ दिया और न्यूयॉर्क में ही एक प्रतिष्ठित वकील के यहाँ काम करने लगी। वकील के परिवार के 8 में से 7 सदस्यों को टाइफाइड हो गया। सन 1906 में मैरी मेलन ऑयस्टर बे लॉन्ग आइलैंड में आ बसी। यहाँ भी मैरी एक धनी परिवार में कुक का काम करती थी। परिवार के 11 में से 10 सदस्यों को टाइफाइड हुआ और सभी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैरी ने फिर काम छोड़कर अन्य परिवार में काम किया। हर बार कहानी वही थी। जहाँ जहाँ मैरी मेलन गई वहाँ टाइफाइड फैला। ऐसा माना जाता है कि न्यूयॉर्क में करीब 3000 लोगों को टाइफाइड हुआ और मैरी मेलन
इस बीमारी के आउटब्रेक या इसे फैलाने का कारण थी। जॉर्ज सोपर अब समझ चुके थे कि मैरी मेलन ही टाइफाइड को फैला रही हैं, पर वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए उन्होंने कुछ कहने से पहले सभी तथ्यों की एक बार फिर से जांच की। 15 जून 1907 को जॉर्ज सोपर ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में अपने रिसर्च पेपर को प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि मैरी मेलन एक स्वस्थ आयरिश महिला हैं और वे संभवतः टाइफाइड की वाहक हैं और जहां कुक के रूप में कार्य करती हैं, उस परिवार में टाइफाइड फैल जाता है। सन 1907 में न्यूयॉर्क सिटी हेल्थ डिपार्टमेंट ने डॉक्टर सारा बेकर को मैरी मेलन की जांच के लिए भेजा। उसके कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क पुलिस ने मैरी मेलन को गिरफ्तार कर लिया। मैरी मेलन मीडिया में अचानक से चर्चा में आ गई। मीडिया ने उन्हें टाइफाइड मैरी का नाम दे दिया। सन 1908 के अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में भी मैरी मेलन का उल्लेख टाइफाइड मैरी के रूप में किया गया। आज पूरे चिकित्सा जगत में टाइफाइड मैरी को टाइफाइड के वाहक के रूप में जाना जाता है। मैरी मेलन पहली व्यक्ति थी जिन्हें स्वस्थ अवस्था में टाइफाइड के वाहक के रूप में पहचाना गया था। मैरी मेलन को सन 1907 से 1910 तक पुलिस ने नॉर्थ ब्रदर आइलैंड के एक क्लिनिक में आइसोलेशन में रखा। इस दौरान उन्हें डॉक्टर्स ने यह सलाह दी कि सर्जरी द्वारा उनके गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि टाइफाइड का जीवाणु या बैक्टीरिया गॉल ब्लैडर में ही रहता है। पर मैरी मेलन ने सर्जरी करवाने से साफ मना कर दिया। मैरी की सहमति के बगैर उनका ऑपरेशन संभव नहीं था। 3 वर्ष के आइसोलेशन के बाद मैरी को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे अब से कुक का काम नहीं करेंगी। रिहा होने के बाद मैरी ने कपड़े धोने का काम किया। मैरी को अपना काम पसंद नहीं था, क्योंकि इसमें कुक की तुलना में वेतन कम था और मेहनत ज्यादा। मैरी मेलन ने अपना नाम बदलकर मैरी ब्राउन रख लिया और अब वे फिर एक बार कुक बन गए। अगले 5 वर्ष में मैरी ने कई घरों में काम किया और परिवार के किसी न किसी सदस्य के बीमार पड़ते ही वे तुरंत अपना काम छोड़ देती थी। मैरी मेलन कोई अपराधी नहीं थी और उनकी किसी को हानि पहुंचाने की कोई इच्छा भी नहीं थी। जब उन्हें टाइफाइड मैरी कहा जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मैरी एक बीमारी की गुलाम रही हो, जिसने पूरी उम्र मैरी को एक वाहक के रूप में उपयोग किया हो। क्यों मैरी को कभी टाइफाइड नहीं हुआ और वे एक जीती जागती जर्म फैक्ट्री बन गई। टाइफाइड बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी से होने वाली एक गंभीर बीमारी है। सामान्य भाषा में इस बीमारी को आंतों का बुखार कहते हैं। आज बेहतर एंटीबायोटिक्स की मदद से हम इस बीमारी को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। आज हमारे पास बेहतर जांच सुविधाएं हैं
जिससे बीमारी को हम शुरुआती अवस्थाओं में ही पहचान सकते हैं। समय पर इलाज ना मिलने पर मृत्यु की संभावनाएं 20 से 25% तक होती है। ऐसा देखा गया है कि 2 से 5% लोग ऐसे होते हैं जिनमें टाइफाइड के बैक्टीरिया का संक्रमण हो चुका होता है, लेकिन उनमें बीमारी के लक्षण हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं और वे जीवन भर वाहक के समान काम करते हैं। मैरी मेलन के साथ भी ऐसा ही हुआ। सन 1915 में एक बार फिर टाइफाइड की बीमारी न्यूयॉर्क में तेजी से पनपी। कुछ मरीजों की मृत्यु भी हुई। पुलिस एक बार फिर मैरी मेलन को ढूंढने लगी, क्योंकि फिर से कहानी वही थी। 27 मार्च 1915 को मैरी मेलन को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चला। इसके बाद मैरी मेलन को अपना पूरा जीवन आइसोलेशन में ही गुजारना पड़ा। सन 1938 में मैरी मेलन की निमोनिया से मृत्यु हो गई। आज भी पूरे विश्व में हर वर्ष तकरीबन 2 करोड़ लोगों को टाइफाइड होता है और यह विकासशील देशों में अधिक देखा जाता है। आज हमारे पास उन्नत जांच सुविधाएं एवं बेहतर दवाएं हैं, जिनसे हम बीमारी को शुरुआत में ही पहचान कर मरीज को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आज भी इलाज न मिलने पर टाइफाइड घातक बीमारी है। आज हमारे पास टाइफाइड का वैक्सीन भी उपलब्ध है। यह एक सफलतम वैक्सीन है जो टाइफाइड की जीवाणु को शरीर में फैलने से रोकता है। बेहतर पब्लिक हाइजीन बीमारी के नियंत्रण में मददगार होता है। मैरी मेलन अपने अंतिम समय में एकदम अकेली थीं और उन्होंने जीवन का एक बड़ा हिस्सा आइसोलेशन में गुजारा। मैरी मेलन की विवशता और अकेलेपन को समझ पाना कठिन है। मैरी मेलन अंतिम समय तक सोचती रही कि क्या उनका जीवन एक अभिशाप है। हम जानते हैं कि दोष मैरी का नहीं था, दोष था उस बैक्टीरिया का जिसने मैरी को एक खुश मिजाज लड़की से टाइफाइड मैरी बना दिया था।